ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान से जो मुद्दा शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ये विवाद अब एक बार फिर महाराष्ट्र जा पहुंचा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग की है कि छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए, उसे वहां से हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इस मांग को बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का भी समर्थन मिल रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने यह धमकी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं गया तो वो अयोध्या की तरह कार सेवा शुरू करेंगे। इन संगठनों की दलील है कि औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासक की कब्र को बनाए रखने का कोई कारण, कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कब्र हटाने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये मजबूरी भी बता रहे हैं कि एएसआई के संरक्षण में होने के कारण राज्य सरकार को कब्र हटाने का अधिकार नहीं है। दरअसल 1951 से ही औरंगजेब की कब्र संरक्षित स्मारकों की सूची में है। 1958 में इसे राष्ट्रीय महत्व की स्मारक भी घोषित कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने की वजह से इसे हटाना आसान काम नहीं रहने वाला। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अब क्या करेगी? क्या लंबी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा या फिर हिंदू संगठनों का गुस्सा अयोध्या की तरह यहां पर भी फूटेगा? क्या राजनीति के लिए औरंगजेब के नाम का बार बार सहारा लिया जा रहा है? सवाल इस बात पर भी है कि 300 साल पुराने इतिहास को क्यों मिटाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना उद्धव गुट तो औरंगजेब की कब्र को मराठा शौर्य की स्मारक बता रही है, फिर इसे हटाने का तुक क्या है? सवाल यह भी है कि क्या औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उसके गुणगान का साइड इफेक्ट है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार देखिए। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पर कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे। औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान नहीं। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। माहौल महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। कब्र मिटाने से किसी का इतिहास नहीं मिट सकता। हिंदुस्तान जाग रहा है, इसलिए सब मांग हो रही है। धीरे धीरे यंग बढ़ती ये एक बड़ा ये बन जाएगा। बाबरी पार्ट 2 होगा। बाबरी पार्ट से भी बड़ा खतरनाक पार्ट होगा ये। क्या है, उनके पास कुछ रहा ही नहीं ना, कुछ काम ही नहीं कर रही। वहाँ पे पैसा नहीं सरकार के पास, लोगों के हित के प्रश्न मान नहीं पा रहे। इसके कारण सिर्फ डायवर्ट करने का कोशिश है। काय दुर्दैव आहे ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए? और सवाल यह भी है कि आपको बताते चले, मुगल आक्रांताओं के पुतले तो जलाए जा रहे हैं जगह जगह। महाराष्ट्र से जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इतिहास से भैया कैसे मिटाओगे? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की स्टूडियो में हमारे साथ मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुमा आचार्य जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। AK वाजपेयी जी, प्रवक्ता LJPR के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार में चुनाव है, इसका शोर वहां पर भी सुनने को मिल रहा है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आप इतिहासकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा जी भी स्टूडियो में आ चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, अब ये अचानक से क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को?
औरंगजेब के जरिए क्या अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? औरंगजेब की कब्र क्या आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है जो न जाने कितने सालों से वहां पर पड़ी हुई है? कौन जाता है वहां पर? औरंगजेब को लेकर महिमा मंडन की आप बात कर रहे हैं कि नहीं होने देंगे। सबसे ज्यादा नाम तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी या उसको सपोर्ट करने वाले जो संगठन है वही ले रहे हैं। हम महिमा मंडन नहीं कर रहे, हम क्रूर शासक की क्रूरता को देश की आने वाली पीढ़ी के सामने रख रहे हैं और ये महिमा मंडन को मिटाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। हम तो कह ही चुके हैं कि गुलामी की हर मानसिकता को तन मन धन से हटाना चाहिए और जिन्होंने इस देश, औरंगजेब ये भारतीय सनातनी संस्कृति और भारत की सभ्यता का प्रतीक नहीं है और इसीलिए इसकी मजार को जाना जरूरी है। अभी क्यों याद आ रहा है? अभी नहीं याद आ रहा, ये तो पहले से याद आ रहा है। हमारे 11 सालों से केंद्र में है, जब मैं महाराष्ट्र में भी समय समय पर सरकार बनती है, अभी क्यों याद आ रहा है औरंगजेब इतना ज्यादा? जब राम मंदिर हमको, जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार याद आई तो हमने प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने का जो हमारा संकल्प था उसको पूरा किया। अब महाराष्ट्र में जब 200 से ज्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार है तो औरंगजेब की मजार जो महाराष्ट्र की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को नहीं रिफ्लेक्ट करती है, जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज की संस्कृति को नहीं रिफ्लेक्ट करती है, जो छत्रपति संभाजी महाराज की संस्कृति को नहीं रिफ्लेक्ट करती है, उसको हटाने का समय है। सेवा करवाएंगे नहीं, लीगली करवाएंगे औरंगजेब की मजार पर। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1951 में कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी के तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा की वजह से इसको एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट उन्होंने घोषित किया था। 1958 से 78 के बीच में उन्होंने 170 स्मारकों को एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से हटाया, परंतु औरंगजेब की मजार को नहीं हटाया। आप हटा दो ना, दोनों केंद्र को हटाने के लिए। तो क्यों कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि नहीं हम उसको संरक्षित करने का काम करेंगे? मुख्यमंत्री ने आज ही ये कहा है, भले ही हमारी मजबूरी है लेकिन भैया अब एएसआई के संरक्षण तो मेरी बात मैं आपको बता रहा हूं ना, राज्य की सरकार लिखने वाली है और ये एक्ट सेक्शन 35 के हिसाब से ये लिखेगी कि ये राष्ट्रीय धरोहर का प्रतीक नहीं है और राष्ट्रीय धरोहर प्रतीक हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर ये होने वाला है। उसके बाद कानूनी रूप से कल्चर मिनिस्ट्री या एएसआई इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगी। इसके पहले कि मैं विपक्षी लोगों के पास जाऊं, कपिल कुमार जी, औरंगजेब इतना याद क्यों मारा है? क्या वजह है इसके पीछे? और कहना चाहूंगा, क्या वहां से कब्र हटाने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? अगर मैं हूं वहां पे इनकी तरफ से इतिहासकार, तो मैं तो ये करूंगा कि इस कब्र को वहां पे उन क्रूरताओं का प्रतीक बना के जीवित रखूंगा। आपको चाहिए आप बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए बड़ा कि भाई ये उस औरंगजेब की कब्र है जिसने ये हत्या की थी। यही बात तो संजय राउत भी बोल रहे हैं। सुनिए, देखिए संजय राउत की तो मैं बात नहीं करता, छोड़िए वो तो उनकी बात, वो छोड़िए, उनकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन किसी भी तरीके से अगर इस तरीके की प्रक्रिया आप एक बार देश में शुरू करते हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, या तो उस समय अपोज किया जाता, अब अगर इस तरीके से एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को तबाह करने की बात की जाएगी, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि आज तो ये सरकार है, मान लीजिए 10 साल बाद कोई दूसरी सरकार आ जाती है, वो उठा के कहती है कि खुजराहो को आप खत्म कर दीजिए, कि ये तो खुजराहो के अंदर ये वैसी प्रतीक है, या आप किसी और को कर दीजिए। तो मैं किसी इस तरीके की चीज को खत्म करने के फेवर में बात यहाँ से बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मानता हूं, और बीएसपी धमकी दे रहे हैं, कार सेवा करेंगे। बहुत क्रूर शासक मानता हूं, उसकी जातियां मानता हूं, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा कि उसकी कब्र को वहां पे बुलडोजर चला दिया जाए। मजबूरी में यही बातें तो ये भी बोल रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अब बजरंग दल और बीएसपी के लोग कार सेवा की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश में किस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं? बोलिए आप ही प्रदीप भंडारी जी, उसके बाद में अनुवा आचार्य जी आपके पास। देश में कानून का राज है, वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को आगे लेके ले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि कानूनी रूप से हम इसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट से हटाएंगे, ये तय है और कानूनी रूप से मजार जाएगी, क्योंकि औरंगजेब की मजार को वहां रखना किसी ने कहा ही नहीं है, आप ही बोल रहे हैं। मैं पहली बार सुन रही हूं। मैं आपको कह रहा हूं, आप देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने आज ही कहा है कि भाई कोई भी महिमा मंडन नहीं करने देंगे। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं, जो और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि जो भी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना है वो प्रक्रिया को फॉलो करी जाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने तुष्टीकरण के वोट बैंक को खुश करने के लिए इसको इतना जटिल एएसआई का मॉन्यूमेंट बना दिया कि भाई कोई भी सरकार अगर इसको हटाना चाहे तो उसको एक लॉन्ग लीगल प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा, पर हम उस लॉन्ग लीगल प्रोसेस के साथ जाएंगे। मैं कपिल जी की बात पे कहना चाहता हूं, यह हटाना इसीलिए जरूरी है चित्रा जी, क्योंकि औरंगजेब ने हिंदुओं की हत्या करी
औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब ने हमारे सिख गुरुओं की हत्या करी, औरंगजेब हमारी संस्कृति का प्रतीक नहीं है। कल को कोई तुष्टीकरण करने वाले की सरकार आ जाएगी, वो तो इसमें यहाँ पे बड़ा सा इस मजार को और बड़ा बना देगा, हम होने नहीं देंगे। लेती हूँ, ठीक है अनुमा आचार्य जी, आपने इतनी लंबी प्रक्रिया कर दी कि देखिए अब उससे गुजरते हुए इनको औरंगजेब की कब्र को हटाना पड़ेगा, और क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए? यही बात बार बार वीएचपी और बजरंग दल के साथ ही बीजेपी के कुछ नेताओं की जुबान से भी सुनी जा रही है। चित्रा जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो डिस्कोर्स बदला गया है, ये क्या क्या छुपाने के लिए बदला गया होगा। वोटर लिस्ट घोटाला जिसके ऊपर ये मांगा जा रहा है, ईसीआई से बार बार पूछा जा रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा, ना उस पर संसद में बहस हो रही है। दूसरे, पिछले ही हफ्ते एक गुणवत्ता की, वैश्विक वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत 20 शहरों में, भारत के 13 शहर हैं और दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और बर्नीहाट जो असम का है वो सबसे प्रदूषित शहर है। अभी अभी भारतीय कुश्ती महासंघ, जिसके संजय सिंह थे, आपको याद तो होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, जिसने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। ये भी है। फिर एक दैनिक जागरण के पत्रकार हैं राघवेंद्र वाजपेयी, उनकी हत्या हो गई है। तो इन सब चीजों को, और खास तौर पे जो स्टॉक मार्केट गिरता चला जा रहा है पिछले 4-5 महीने से, एक आध दिन थोड़ा उठता है और उसके बाद फिर गिर जाता है, आप जो और हमारे जैसे लोगों के पैसे चले गए हैं, तो ये सारे डिस्कोर्स बदले सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। आज चाइना हमारे सिर पे चढ़ा बैठा है। अक्टूबर में एक पूरा ये प्रपंच रचाया गया, ये कहा गया कि हम चाइना से पूरा समझौता कर चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ नहीं हुआ है। तो सारी कहानी जो है, ये पॉलिटिकल डिबेट, आज इसका डिस्कोर्स जो है, उनको बोलने सारी बड़ी चीजों को छोड़कर 300 साल पहले एक शासक जो था वो रहा, आज वो हमारी ना तो लोकतंत्र को बदल सकता है। आप कह रही हैं उसकी चर्चा क्यों? मैं भी यही पूछ रही हूँ कि भाई आज तो लोकतंत्र को जो खतरा है, जिस वोटर लिस्ट से खतरा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। औरंगजेब कहाँ से लाला के हर बार एक नई चीज आ जाती है, और उसके बाद बीजेपी ने एक कब्र पर हम जैसे लोगों के करदाताओं के पैसे खर्च करके उसको प्रोटेक्ट और संरक्षित किया जा रहा है। मैं समझती वो हमारे 11 साल नायक का प्रतीक तो नहीं हो सकता ना, इसी वजह से ये सवाल लेकर पूछा जा रहा है। और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जब उसको बनाया गया था, मेरा ये सवाल है क्या देखा गया था औरंगजेब के भीतर? वो राष्ट्रीय महत्व में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अनुमा आचार्य जी, ठीक है, आपने अपने मुद्दे रख लिए हैं, इसका जवाब देंगे बीजेपी के प्रदीप जी। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट को क्यों नहीं देखा जा रहा? हम क्यों जाएं 300 साल पहले? पता है प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार इसलिए बना रही है ना मैम, क्योंकि जब हम गणित का पेपर देने के लिए जाते हैं उसमें हिंदी लिख के नहीं आते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, मैम सुन लीजिए, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो औरंगजेब का है। आज हमारा सब्जेक्ट औरंगजेब का है। आज हमारा सब्जेक्ट औरंगजेब का है, और मुझे लगता है कि जिनके पास तथ्य और तर्क होंगे वो औरंगजेब पर बहुत बेहतर बोल पाएंगे। सबसे बढ़िया मुद्दा ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार है कि नहीं। हमारा मैम ये पिछले 11 सालों से आप लेकर जनता के बीच जा रही हैं, स्टूडियो में भी ले आ रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं। एक बात कहना चाहती हूं, यानी कि रोजगार के मुद्दे पर उनकी बातों को ज्यादा सुना जा रहा है ना। अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो औरंगजेब पर वापस लौटते हैं, औरंगजेब पर वापस लौटते हैं, औरंगजेब पर वापस लौटते हैं। एक 30 सेकंड में देना चाहती हूँ। जिस दिन ताबूत घोटाला जिस समय वहां संसद में डिस्कस होने वाला था, उस दिन जब वहां पर मैम महाराष्ट्र की जनता ने आपका क्या हाल बना दिया, और आज भी आप सब्जेक्ट पर ले बात करेंगे। मैम बताइए, अब मुझे तो मतलब फिर कांग्रेस के लोग बुरा मान जाते हैं। अनुमा आचार्य जी, मैं अपने सब्जेक्ट से भटकने नहीं दे सकती, मैं अपने सब्जेक्ट से भटकने नहीं दे सकती हूँ। ठीक है प्रदीप जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, सामने लाने के बजाय इतिहास को पढ़ना जरूरी है, और इतिहास को क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वो जानना भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है इस सब्जेक्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष की बातें आनी चाहिए। गणित की परीक्षा में हम हिंदी का नहीं लिखने के लिए आए। मैम प्लीज, मैम प्लीज, अभी तो हमारे डिबेट का वो टॉपिक भी नहीं है ना। मैं आपके शो पे मैम सारी चर्चाओं को रोकने के लिए एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप जी एक सेकंड, बस प्रदीप जी एक सेकंड। मैम अभी अभी महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं,
वहां पर कांग्रेस पार्टी अब तक के अपने जीवन का, जब से वो पैदा हुई महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी है, सबसे बुरा प्रदर्शन तब उसने किया जब एनसीपी और उद्धव ठाकरे आपके साथ थे। यानी कि आपकी बातें महाराष्ट्र की जनता नकार रही है और फिर आप मीडिया को नहीं कोस सकते, आप पब्लिक के बीच जाइए और उसके बारे में जब डिस्कोर्स को इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं आते। इन सारे डिस्कोर्स को बदलने के लिए औरंगजेब पर ही अमेंडमेंट कर दूं, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी इनकी लगातार तीसरी बार 0 सीट आई है, तो ये इनकी असलियत है। ज्योग्राफी एग्नोस्टिक। मैं आपके शो पे, चित्रा जी आप तारीख चूज करिए, डेट चूज करिए, प्लेस चूज करिए, 6 घंटे की डिबेट करनी, 6 घंटे करिए। मैं इनके साथ इकोनॉमी पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के बाद इनके पैसे नहीं है, इकोनॉमी की बात ना करें अंजुम आचार्य जी, इनको चिड़ इसी बात की है। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बोलना चालू हो गई, मैंने इनको एक्सपोज करा। बदल सकते हैं नहीं, मैं बताऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा सत्य। अंजुम आचार्य जी, क्या छत्रपति शिवाजी जी महाराज के साथ है कि औरंगजेब के साथ है? आप बताइए। अनुमा आचार्य जी, आप किसके साथ हैं? छत्रपति संभाजी महाराज के साथ है कि औरंगजेब के साथ है? आपके नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, उस पे आपके राहुल गांधी चुप रहे। संजय राउत जो औरंगजेब के खिलाफ बोल रहे थे, उनको आप तालिबान बोल रहे हैं। एक सेकंड आप मुद्दों को, देश के मुद्दों को खत्म कर रहे हैं। औरंगजेब के खिलाफ प्लीज एक सेकंड। अनुमा आचार्य जी प्लीज सभी को स्क्रीन से हटाइए, सभी को स्क्रीन से हटाइए, सभी को स्क्रीन से हटाइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कांग्रेस और बीजेपी अपनी रैलियों में क्या जाकर बोलेंगे, ये कोई मीडिया चैनल तो तय नहीं करता है। उसी तरह से मेरे स्टूडियो में, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में, मैम ये बहुत गलत आरोप है, और अगर इस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो मुझे लगता है आप मेरे स्टूडियो से बाहर चली जाइए। आप यहाँ पर एडिटर बनने की कोशिश मत कीजिए, आप यहाँ पर एडिटर बनने की कोशिश मत कीजिए। हमारे लिए रजनीश आहूजा हैं हमारे एडिटर, जो बता काफी हैं, उनकी सामर्थ्य पूरी है कि हम किस मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट करेंगे, किस मुद्दे पर नहीं करेंगे। प्लीज, मुझे लग रहा है अनुमाचार्य जी, सब प्लीज, कपिल जी प्लीज, ये बहुत गलत बात है अनुमाचार्य जी। मुझे लग रहा है कि आपने तय कर रखा है कि आप हमारे डिबेट को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे, और फिर कांग्रेस के लोग बुरा मान जाते हैं, फिर कांग्रेस के लोग बुरा मान जाते हैं ना अनुमा जी, फिर आप बुरा मान जाती हैं, फिर आप बुरा मान जाती हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बुरा। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, MIM और इसके साथ ही तमाम मुस्लिम औरंगजेब की मजार पर, तो एक मुस्लिम नेता की ओर से ही औरंगजेब के जिन्न को बाहर निकाला गया ना बोतल। अब बीजेपी ने लपक लिया उसको। अब अबू आजमी अगर बोलेंगे, आपके लोग जाकर मजार पर फूल चढ़ाएंगे, तो बीजेपी तो मौके की तलाश में रहती हुई है ना, और लपक लिया उसने, कहा महाराष्ट्र का ये मूड नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, रिजाइन करिए, कर्नाटक से रिजाइन करिए, तेलंगाना से रिजाइन करिए, मध्य प्रदेश से कि मुझे लगता है हद हो गई है। जब देखो ये देश के वोटर का पानी आते हैं, राहुल गांधी वियतनाम में वेकेशन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को जरा बताइए इतिहासकार को या बीजेपी के प्रवक्ता को शालीनता से अपनी बात रखना नहीं आता, तो वियतनाम में हॉलिडे मना रहे हैं। आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का मुद्दा वोटर लिस्ट घोटाला है। एक सेकंड सर, ये बहुत गलत बात है। प्लीज दोनों तरफ से, ये किसी पार्टी की रैली नहीं चल रही है, ये किसी पार्टी की रैली नहीं चल रही है। अगर आपसे तमीज से पेश आया जा रहा है तो उसी तमीज से आपको जवाब भी देना होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, औरंगजेब के मुद्दे पर हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर रहेंगे, हम विषय से नहीं भटकेंगे। लोग अपनी अपनी बारी में बोले, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, जो सवाल आपसे पूछा था, अनुमा जी प्लीज, अगर मैं आपको चुप करा रही हूं और आप लगातार मुझे, अनुमा जी प्लीज, आप इतने लंबे समय के बाद मेरे स्टूडियो आई हैं, मुझे नहीं पता था कि आप माइंड मेकअप करके आई हैं यहां पर मेरा डिबेट बिगाड़ने के लिए। मैंने पूरा आपको मौका दिया, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आपसे नहीं कर रही हूं कि आप मेरे साथ तमीज से पेश आएंगी। मैम प्लीज, ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अनुमा जी, ये धमकी किसी और को, अनुमा जी, ये धमकी किसी और को, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी के ऊपर नहीं चलेगा। प्लीज मैम, ये धमकी किसी और को, मैम ये धमकी किसी और को दीजिएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था, आपको पता है या नहीं है? मुझे मालूम है। फिर क्यों आप लेकर आ रही है दूसरे मुद्दे? फिर क्यों लेकर, कोई मुद्दा देश का है, औरंगजेब मुद्दा देश का है।
मैं वो इस पर आक्रांता बात है करूंगी। छत्रपति शिवाजी के आपको साथ, देश उसने के मुद्दों पर हमारे बात करनी तमाम पड़ेगी। नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उस पर अगर डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, कोई दर्द आप नहीं हो हो रहा है, हम बोलेंगे, देश के बिल्कुल दर्द मुद्दों हो रहा पर है। रहना चाहते आपको हैं। नहीं बोलने दूंगी आपके मैं, डिस्कोर्स नहीं बदलने पर बात भटकने नहीं करना दूंगी। चाहते। बिल्कुल हम तय मैं करेंगे। बहुत सीधी आप बात होती कर रही कौन है हूँ, समझाने वाले देश की के डर कर। मुद्दों पर बात करिए। ये मैम छोड़ दीजिए, इस मैम तरह छोड़ से दीजिए। औरंगजेब आपसे का जब नाम पूछा लेके जाएगा चर्चा बोलिएगा। को अनुमाचार्य भटकाइए जी, मत, आप मेरी बार-बार। मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं, प्लीज। शुक्रिया। अब मेहरुद्दीन रंगरेज जी से मैं आपकी इजाजत हो तो सवाल पूछ लूं, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। जी, मुझे कोई मैं आपत्ति पूछ कभी लूं? नहीं है, पर मैं आपकी जब अपनी इजाजत बात से, कह रही हूँ तो आपकी उसके ऊपर इजाजत से, चिल्लाने की जरूरत आपकी नहीं है। मुझे इजाजत अपनी से। बात कहने का भी हक है, चाहे आपको चैनल आधे आपका घंटे हो। बोलना है, आधे घंटे बोलना है। बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, राजनीति का जो एजेंडा सेट किया जा रहा है औरंगजेब के नाम पर, देश के जो हमारे असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है और उन पर डिबेट भी होती है। और जिस तरीके से जब डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है तो वहाँ पर किस तरीके का ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो किस तरीके से कार सेवा करने की बातचीत हो रही है, तो इन सब पर भी गौर होना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो है उनकी जगह समाज में नहीं है, उनकी जेल में जगह होनी चाहिए। मगर ये सरकार लगातार उन लोगों को जो है पीछे से जो है उन्हें सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। और रही औरंगजेब की, औरंगजेब तो 300 साल पहले चले गए, मगर आज उसको राजनीति में उनसे फ़ायदा होता है भाजपा को, इस तरीके की बातें करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, हिंदू भाइयों को खुश करके। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हम तो बार बार इतना नाम तो औरंगजेब का हम भी नहीं लेते, मुगलों का नाम हम नहीं लेते। हमारा मानना है कि औरंगजेब एक राजा थे। नाम नहीं लेते, फूल चढ़ाने तो जाते ना। देखिए, औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने की क्या जरूरत है, कौन था वो? आज का हमारा मुसलमान अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, लेकिन कुछ नेता जाकर एसोसिएट कराते हैं खुद को। देखिए, अगर ऐसी बात है, अगर देखिए दो पक्ष हैं इसमें, एक पक्ष कहता है कि वो कूड़ थे और जिस तरीके से उन्होंने जो है बर्बरता करी, मगर एक दूसरा भी पक्ष है जो ये भी कहता है कि उनके समय में जो है अखंड भारत भी बना, मानसरोवर जो चीन में थी वो उसको लेकर उन्होंने भारत में शामिल किया, तो अखंड भारत जीडीपी भी अच्छी थी उस समय। तो कई सारे इतिहासकार इस तरीके के भी हैं। अगर ये बात कह दो तो फिर ये दूसरे जो इतिहासकार हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। अगर आज प्रोटेस्ट हो रहा है तो कल कुछ लोग अगर खड़े हो गए उनके समर्थन में, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप चाहते हैं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, देश में दंगे हो, देश के जो देश का जो ताना बाना है हमारा, उसको खराब करने का काम भाजपा लगातार जेल में डाल देंगे ऐसे लोगों को। औरंगजेब का समर्थन करेगा, वो शरीयत का समर्थन करेगा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, अबू आसिम आजमी ने बयान दिया, उसको जेल में डाल दीजिए। हाँ, होगा, डाल दीजिए। जानकार है, जो हमारे भाई हैं, जो बात करते हैं, आप बदल नहीं सकते। नहीं होगा, आप बदल नहीं सकते भाई। अब्दुल कलाम को चुनेंगे कि औरंगजेब को चुनेंगे? आपका जैसे आतंकवादी को कहता है कि बेचारा मुसलमान। मैं कह रहा हूँ कि चित्रा जी, जिस तरीके से पूरा परसेप्शन बनाया जा रहा, पूरा डिबेटें हो रही, पूरी वहां पर चर्चा, महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। मुसलमान को विलन दिखाते हैं, मुसलमान हर चीज का जिम्मेदार मुसलमान है, मुसलमान से नफरत, और नफरत के बिना, इनकी मुसलमान का नाम लिए बिना राजनीति का एजेंडा सेट नहीं होता भाजपा का। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप अपने मुद्दे पर वोट मांगिए। औरंगजेब आप बताइए, आपने जो वादे किए थे। नहीं रुकिए, आप भड़काइए मत मुसलमानों को। आपके लिए मुसलमानों का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम जी है कि औरंगजेब आप जमा कर रहे हैं? आपके मुद्दे कहां हैं? आप बताइए, आपने क्या काम किया, उस पर क्यों बात नहीं करते? आप मुझे बताइए कि आपके लिए मुसलमानों का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम जी है कि औरंगजेब है? एपीजे अब्दुल कलाम है, हम कह रहे हैं। आप लोगों ने शुरू किया ना, तो कहिए इसके खिलाफ क्यों असदुद्दीन ओवैसी बैक कर रहे हैं, क्यों अबू आजमी बैक कर रहे हैं? रंगरेज जी बोलिए कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। अच्छा सुनिए, ना तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर कोई उनके अपना हाथ में है वक्तव्य औरंगजेब की दिया। कब्र हटाना, नहीं वो तो फिर आपकी केंद्र सरकार जाके के अभी हाथ में है वक्त के ना। नाम पे अच्छा सुनिए, समर्थन करिए, समन्वय के साथ हटाएंगे। क्यों संरक्षित किया जा रहा है? आप कहिए ना केंद्र सरकार से हटा हो जाएगा, पर उसके बाद यही बोलेंगे। महाराष्ट्र के सीएम का बयान बिल्कुल अलग है, इनका बयान बिल्कुल अलग सेम है बयान। ये पार्टी के विचारधारा से अलग होकर बात कर रहे हैं। नहीं, मजबूरी में हमें एसआई का संरक्षण की वजह से मजबूरी में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। आज उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिमा मंडन करेगा वो तरीके से जो है वहां के सीएम जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने उनका बयान और इनके बयान में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है।
कोई फर्क नहीं है। भले महाराष्ट्र मेरे लिए पार्टी के नेता को थोड़ी बोल सकते हैं, कुछ पढ़ लिख के आते हैं, कुछ भी हर दिन पे एक दिन बोलते हैं। मेरे पार्टी के नेता का बयान स्पष्ट है, औरंगजेब का मजार का महिमा मंडन नहीं होगा और लीगली उसको हटाया जाए। अब वो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। जल्दी से अपनी बात खत्म करें वाजपेयी जी, और इसके साथ ही मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ इनकी डबल इंजन की सरकार है, अगर इनमें हिम्मत है तो हटा दीजिए भाई। क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं आप? क्यों जिन लेकर बार बार आते हैं और चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं औरंगजेब के नाम पर, मुगलों के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, मुस्लिम लीग के नाम पर? अरे भाई हमारा तो यही कहना है कि आप जिस तरीके से ये राजनीति का एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जो देश के असली मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, मगर आप नहीं चाहते उन पर बात हो। आपकी डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है, जो वादे करके आप सरकार में आए, उनकी बात खत्म हो जाए, बाकी दो लोग भी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई, उनके पास जाना है। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए ना। अब ये तो बीजेपी तो लेकर नहीं आई ना औरंगजेब को, अब वो आजमी लेकर आए, और अभी आजमी उसको इतना महान बता रहे थे, जिसके बाद भाई एक बड़ा वर्ग है ना औरंगजेब की मुखालफत करने वाला, वो खड़ा हो गया एक साथ। चित्रा जी, चुनाव में महाराष्ट्र के जब चुनाव हो रहे थे, औरंगजेब का नाम कौन लेकर आया था? तब भी भाजपा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके महाराष्ट्र की जनता ने, यही वो वजह है कि आप बार बार ये जिन बाहर निकालते हैं अपने अच्छे और अच्छे के लिए। मैं कह रहा हूँ आप मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करते? आप मुद्दों पर राजनीति करिए। आपने जो मैनिफेस्टो दिया था जिसकी बिहार चलिए, औरंगजेब की कब्र को हटाने में कितनी कानूनी अड़चने हैं वो हम दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक उसको गौर से पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर रुचिका शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतना आसान होगा क्या कब्र को हटा देना? चित्रा जी, यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो ये है कि क्या औरंगजेब क्रूर शासक था, और दूसरा, अगर कोई क्रूर शासक है उसकी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, उसको ऑब्लिटरेट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना कहाँ तक सही है। मैं सेकंड वाले पे पहले आऊँगी। हमारी हिस्ट्री में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी हैं, जो लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं हर्ट होंगी। मैं एग्जाम्पल के साथ ये बात करूँगी। कुरम पल्लव ग्रांट करके एक इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पर पल्लव राजा थे नरसिम्हवर्मन, और वो उन्होंने चालुक्य राजा, बड़े फेमस चालुक्य राजा थे पुलकेशिन II, उनके खिलाफ मोर्चा किया था, और उसमें पुलकेशिन II जब हार गए थे, उनकी पीठ पे विजया गड़वा दिया था। उस समय टैटू तो होते नहीं थे, तो आग से जलवा के वहां विजया गड़वा दे, ताकि उनको याद रहे ताउम्र कि उनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट हो गया, उनकी विजय हो गई है, और वो नरसिम्हवर्मन ने किया। आज भी वो एक टेम्पल पे ग्रांट मौजूद है। आप क्या उस टेम्पल को हटाएंगे, उस इंस्क्रिप्शन को हटाएंगे? एग्जाम्पल नंबर 2, वीर राजेंद्र चोला करके एक बहुत महान चोला शासक थे। उन्होंने उनके अगेंस्ट अटैक हुआ था, चालुक्य राजा सोमेश्वर ने किया था। उनकी आर्मी का नेतृत्व जो कर रहे थे चामुंड राजा, उन्होंने चामुंड राजा का धड़ सर से अलग करवाया। उनकी एक बेटी थी नगलाई करके, मोरनी के समान सुंदर है, ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, करंडाई प्रशस्ति, जाकर लोग पढ़ सकते हैं। उनका उन्होंने नाक काट दिया उस लड़की का इस वॉर से कुछ लेना देना भी नहीं था, शी वॉज अ सिविलियन, तो उसका नाक काट दिया। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो माँ थी, उनकी जो भी जितने भी हरम में उनकी रानियां थी, उनको उठाकर ले गए, उनको लूट लिया। ये भी एक मंदिर के ऊपर ग्रांट मौजूद है, आप उसको तोड़ेंगे क्या? क्योंकि भाई कितने लोगों की इससे धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। मेगुदी टेम्पल करके कर्नाटका में एक टेम्पल है, जो कि पहले जैन टेम्पल था, उसको फिर बाद में कन्वर्ट करके शिव टेम्पल बना दिया गया है। आज भी वहां जिना की मूर्ति मौजूद है, बीच में टूटी पड़ी हुई, जिसको भभूत से ढक दिया गया है। आप उस मंदिर को तोड़ेंगे क्या? आप उस मंदिर को हटाएंगे क्या? अगर आप इतिहास पे आ जाएं तो कितनी ऐसी बुराइयां हैं हमारे इतिहास की जो लोगों के धर्म को बहुत हर्ट करेंगी। क्या आप हर चीज में अपने ही इतिहास को तोड़ने, इज इंडिया ऑन अ वॉर पाथ कि हम अपनी ही इतिहास को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं? बाबरी पहले ही हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इट वाज एन इलीगल डेमोलिशन। अब आप फिर से यही बात शुरू कर देंगे, और हमने देखा था बाबरी वाज सच एन एक्सप्लोजन, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पूरा का पूरा मस्जिद आप ढा देंगे। आप फिर से ऐसी बात कर रहे हैं, सच इंसेंडरी टॉक्स, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, जो कि हिस्ट्री को फिर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, ऐसा सोचना भी इलीगल होना चाहिए इस कंट्री में, कंसिडरिंग हमारे पास कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट एक मैं बहुत बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी, हम औरंगजेब को बहुत क्रूर शासक मानते हैं, मुझे लगता है उनकी हिस्ट्री इनकम्प्लीट बताते हैं। कई लोग इसको महिमा मंडन कहते हैं, मैं कहती हूँ हिस्ट्री उनकी इनकम्प्लीट है। अगर आप उनकी ग्रांट्स की लिस्ट देखेंगे, जो टेम्पल को उन्होंने ग्रांट दिया,
1699 में एक टेम्पल है गोपामाऊ में, नौनिधराय करके उनकी इंस्क्रिप्शन है कि नौनिधराय ने यहाँ मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने पैसे दिए टैंक बनवाने के लिए, शिव का मंदिर बनवाने के लिए। चित्रकूट बालाजी करके टेम्पल है, चित्रकूट में, अयोध्या के पास है। वहां पर एक बहुत बड़ा फरमान मौजूद है कि उस समय के जो टेम्पल के महंत थे, महंत बालकदास निर्वाणी, उनको बहुत बड़ा ग्रांट मिला। उनके सानिध्य में टेम्पल बना। आप टेम्पल को जाके देखेंगे वो पूरे मुगल चारचाला स्टाइल में बना हुआ है। दाऊजी महाराज करके एक टेम्पल है, वहां भी इंस्क्रिप्शन मौजूद है कि औरंगजेब ने पैसे लगाए तो ये मंदिर बना, मंदिर का टैंक बना, मंदिर का नक्कार खाना बना। सोमेश्वर देव इलाहाबाद में एक टेम्पल है, वहां पर भी एक धर्म डंडा करके वहां लिखा हुआ है कि औरंगजेब आए, उन्होंने 16 मंदिरों को ग्रांट दिया इलाहाबाद में, बाकायदा वहां इंस्क्रिप्शन मौजूद है। सोमेश्वर देव टेम्पल को दिया ही दिया। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का, वहां पर हमारे पास मालवा के सूबेदारों का फरमान मौजूद है, जहां पर औरंगजेब ने बोला कि यहां पे नंदन दीप जो जलता है उनका, वो प्रज्वलित रह सके, इसीलिए 4 सेर घी का इनको पैसा मुहैया होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दिया। फिर उसके बाद जैन्स को कितने ग्रांट्स दिए उन्होंने, शांतिदास जवाहरी करके सबसे बड़े फंडर थे औरंगजेब के एम्पायर में, मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा फंडर शांतिदास जवाहरी थे। उन्होंने अबू, गिरनार और शत्रुंजय के टेम्पल्स को ग्रांट दिया। किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। उसके बाद मंगलदास बैरागी को ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। गरीबनाथ सन्यासी को ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। रामजीवन गोसाई को बेनी माधो ग्रांट का किसने दिया? बेनी माधो घाट का ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। गुरु हर राय जो सिख गुरु हैं, उनके जो बेटे राम राय, उनको देहरादून में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। मुझे लगता है हम औरंगजेब की हिस्ट्री इनकम्प्लीट बताते हैं। उनके समय में महिमा मंडन होनी चाहिए। महिमा मंडन नहीं, महिमा मंडन नहीं है। इतने सारे मंदिर के लिए दान दिए तो इसका मतलब वही है ना। ठीक है, मुझे लगता है मैं आपकी बात, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, सिर कलम करवाया, न जाने कितने मंदिर तोड़े, दोनों ही तरफ के पक्ष में। मुझे लग रहा है कपिल जैसे सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, तो आप धार्मिक मतभेद फैला रहे हैं, पूरा इतिहास बताइए। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, क्या आप लोग एक तरफा इतिहास बताते हैं, जैसा कि वो अभी एक तरफा तो आपके सामने बताया गया। इन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि काका उन्होंने ग्रांट दी। हाँ। इनके मुंह से ये तो नहीं निकला कि मथुरा तोड़वाया, इनके मुंह से ये तो नहीं निकला कि ज्ञानवापी तोड़वाई। तो एक तरफा का तो सबूत आपके सामने अभी आ गया, सामने निकल करके। अगर उन्होंने 10 किसी मंदिर दूसरे को तोड़े, देखिए, मैं उन्होंने बीच में नहीं 20 बोला। मंदिरों को ग्रांट मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो 20 मंदिरों को ग्रांट दिया है। देखिए, जब आप बोल रहे थे वो बिल्कुल शांति से सुन रहे थे अपनी अपनी बारी में। कपिल कुमार जी, समझिए आप, मेरा ये कहना है कि एक इतिहासकार के नाते जब उसने तोड़वाए हैं या कहीं ग्रांट भी दी है, तो हमको सारा अवलोकन करके फिर देखना चाहिए कि क्या कारण थे तोड़वाए, क्या कारण थे ग्रांट दी। ये है कि इतिहासकार का इतिहासकार का ये काम नहीं है कि एक गिनवाता चला जाऊं और दूसरी को मैं एक तरफ करता चला। इसलिए इतिहासकार मत कहें अपने आप को, ये पार्टी लाइन है, पॉलिटिकल लाइन। इतिहासकार अगर है तो इतिहासकार दोनों साक्ष्य सामने रख के उनके ऊपर अपना जजमेंट देगा, खाली एक साक्ष्य के ऊपर नहीं जाएगा। जैसे शुरू हो जाता है कि उसने बनवाए ये किया। क्यों था वो आप बताइए ना। देखिए, औरंगजेब का देखिए, ये तो छोड़िए। हाँ। अब दिक्कत ये है कि ये लोग जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उस पीरियड के, मानुची को पढ़े जरा, 5 वॉल्यूम मानुची के। ये तो छोड़िए, संगीत को नहीं छोड़ा, संगीत बैन करा दिया अपने राज में। और जब संगीतकारों ने एक को कहते हैं जैसे प्रोटेस्ट टाइप जुलूस निकाला है वो लेकर के, तो लिखता है कि इसने कहा कि इनको इतना नीचे जमीन में गड़वा दो कि संगीत दोबारा उठ ना पाए। ये फैक्ट है इन्हीं की। एक वो बड़ी, वो भी महिमा मंडन कर रही थी, वो नॉर्वे की स्कॉलर है औरंगजेब का। क्या लिखती है कि औरंगजेब धर्म परिवर्तन नहीं करवाता था क्योंकि, और सबूत क्या दे रही है, क्योंकि उसके दरबार में जो रिकॉर्ड आता था रोज धर्म परिवर्तन का, वो नंबर बहुत कम होता था। तो मैंने जब पूछा कि भैया नंबर बहुत कम होता था, वो रिकॉर्ड मंगाता क्यों था औरंगजेब? इसका मतलब साफ है कि धर्म परिवर्तन करवाता था, नहीं तो रिकॉर्ड मंगाने की जरूरत क्या है औरंगजेब को? तब तो आप एक ऐतिहासिक खोज की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि आप हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। इतिहासकार का काम है ये क्वेश्चन करना हर चीज को, ना कि इस तरीके से एक तरफी की चीज लेकर के चले जाना पूरे उसके ऊपर। हमें वाजपेयी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हुए, वाजपेयी जी के लिए तो दिक्कत यह है कि मतलब बीजेपी का एक तरफा वोट अपना फिक्स है, इनको तो दोनों ही तरफ होकर चलना है। तो क्या सोच रहे हैं औरंगजेब के मामले में आप? हाँ, एलजेपीआर के लिए तो बड़ी विकट स्थिति है। बिल्कुल, वोट की राजनीति अलग है, लेकिन ये तथ्यों पे आधारित डिबेट है। देखिए, क्या इतिहास के काले पन्नों पे अपनी राय रखना गलत बात है क्या? अगर बीजेपी की विचारधारा इस बात की है कि उनको सही बात रखनी और औरंगजेब उनको ठीक नहीं लगा क्योंकि क्रूर शासक था, उसको कौन डिस्प्यूट करेगा? आप पॉइंट लिखवा लिए इनसे भी और इनसे भी, तो नतीजा लब्बो लबाब निकलेगा कि ही वाज ए क्रूर शासक, उसने धर्म परिवर्तन तलवार की जोर पे कराए। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के गलती क्यों की? जड़ तो वहां है ना, क्यों
क्यों प्रोटेक्शन एक्ट में उस बिल्डिंग को, कबर को डाल दिया आपने? अगर उस कबर को नहीं डाला जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और भी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, उन सबको तो नहीं डाला। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी करी कांग्रेस ने, 10 साल से हम लोग यही कर रहे हैं कि हम उसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपीजमेंट नहीं करोगे, अब आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अगर सही बात है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन औरंगजेब की महिमा मंडन करना, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई और हो, ये आम मुसलमान जो है ना इसको पसंद नहीं करता है। ये जड़ वही है कि आप जब एक एक्ट बना हुआ है, प्रदीप ने ठीक कहा कि हम ऐसे कुछ नहीं करने जा रहे, हम उसमें संविधान के हिसाब से अगर हो सकता होगा तो परिवर्तन करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे, उसके बाद अगर कोई एक्शन जायज होगा तो लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पे आप रोक नहीं लगा सकते इस बात के लिए कि नहीं जी नहीं, आप तो डिबेट ही हटा रहे हो, आप तो डिबेट ही दूसरे पॉइंट पे कर रहे हो। ये भी एक विषय है डिबेट का, इस पे जवाब आपको देना पड़ेगा, और आप जवाब देने में असमर्थ इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी गलतियों का नतीजा है। ये हमारी पार्टी का, तो आप ठीक कर लीजिए ना, इसीलिए तो आपको मौका दिया है जनता ने, आप ठीक कर लीजिए। इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? लेकर आइए दिल्ली में, दीजिए नोटिस और उसके बाद चर्चा करा के हटा लीजिए जो कांग्रेस। सब बताइए बताइए बताइए। 40,000 का कत्लेआम किया गया था नागरिकों का चित्तौड़गढ़ के अंदर अकबर द्वारा, उन्हीं के हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, अकबरनामा में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा। 20,000 का कुंभलगढ़ में किया गया था, ठीक है, उसको आप महान कहेंगे, उसको आप किताब से हटा देंगे एनसीईआरटी अपनी राजस्थान की। और राणा प्रताप जो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहा था, उसको आप महान कहने से पीछे हट जाएंगे। ये दिक्कत है इतिहास के अंदर। इतिहास के फैक्ट्स को रखिए आप, जिसने जो किया था, और जनता को डिसीजन लेने दीजिए फिर आप उसके। लेकिन ये नहीं होगा कि छुप आए कि अब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, बीच में मत नहीं बोलेंगे, अपना अलग से बोलिएगा। मुझसे बताइए, ये मुगल पीरियड का गिना देंगी मुझे कि कहां जीतने के बाद में कितने नरसे का? और ये बात कर रही है सोमनाथ से लौटते हुए, इसने मलिक गफूर ने खुद इनका बरौनी लिख रहा है, बरनी लिख रहा है कि दुनिया का सबसे पहला इतना बड़ा कत्लेआम पहली बार हुआ है। क्यों? वहां की सोमनाथ की मंदिर की मस्जिद तोड़ करके, जिसे ये कहते हैं कि केवल लूट थी, तो मस्जिद को फिर उस पे बैलगाड़ी पे रख के दिल्ली क्यों भेजा गया था उसको, मूर्ति को वहां से तोड़ करके? क्यों दोनों रावल राजा की रानियां जो हैं उनको और उसके अलाउद्दीन के हरम में डाल दिया गया था, जिनका धर्म परिवर्तन करवा के एक से कुछ शादी करता है अपने हरम में डालता है, दूसरे से अपने बेटे की शादी करवा के उसे हरम में डालता है। और इरफान हबीब और निजामी क्या लिखते हैं इन्हीं की लेफ्टिस्ट किताब में? दे वर रिस्पेक्टफुली सेंट टू दिल्ली। The motive was not loot, motive was only loot, not religious. Religious नहीं था तो मुझे बताइए, मूर्तियां तोड़ के काबुल तक में जो है जाकर के वहां पे लगवाई गई, साक्ष्य मौजूद है। क्यों तोड़ी गई मुझे बताइए आप। मेरा इसलिए कहना है, देखिए आज के मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा भाई ये तुमने करवाया। एक जमाना था, उस जमाने में ये जातियां हुई हैं, तो आप उन जातियों का ठीकरा अपने सिर पे उठा करके क्यों चल रहे हैं? और ये बार बार इस चीज को उठाना आपकी किसने शुरू किया? अबू आजमी ने शुरू किया, बीजेपी ने शुरू नहीं किया। बीजेपी को तो सूट कर गया ना, बीजेपी तो इंतजार में बैठी रहती है, कोई लेकर आए मुस्लिम नाम जुड़ा हुआ आक्रांता पर उसके बाद फिर पूरा माहौल बना दे। अकबरनामा में जो लिखा है उसको तो बताएं, बाबरनामा में जो लिखा है वो तो बताइए। मैंने तो नहीं लिखे, बीजेपी वालों ने तो नहीं लिखे ना बाबरनामा और अकबरनामा। ठीक है, उन सोर्सेज को ये लगा। देखिए सीपीएम गवर्नमेंट ने बंगाल में ये ऑर्डर तक निकाले थे, रिटन ऑर्डर उनका मौजूद है कि कोई भी ऐसी किताब हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाएगी जिसके अंदर ये बंदे तोड़ देंगे और उसकी बात कही गई। आप छुपाएंगे तो रिएक्शन होगा। रुचिका शर्मा जी आप जल्दी से जवाब ले लीजिए। अनुमा जी आपके पास, मैं प्रदीप जी एक मिनट, चार पांच चीजों की बात हुई है, फटाफट क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो राणा प्रताप की लड़ाई अकबर से कम मान सिंह से ज्यादा हुई थी। ये राजपूत वर्सेस अदर राजपूत है। ये मान सिंह वाज कंप्लीटली अगेंस्ट राणा प्रताप। शिवाजी को कौन पकड़ के लेकर आया था? औरंगजेब ने पकड़ के लेकर आए थे, मिर्जा राजा जयसिंह लेकर आए थे। तानाजी के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? उदयभान राठौड़ की। औरंगजेब के समय में 33% ऑफ द मुगल वर्कफोर्स वाज राजपूत। सबसे ज्यादा काम मुगलों के लिए राजपूत कर रहे थे। औरंगजेब के टाइम में उन्होंने इंक्रीज ही किए राजपूत की फौज। अगर वो हिंदू धर्म के खिलाफ होते तो वो कम करते अपने मनसबदारी सिस्टम में राजपूत। फोर्स्ड कन्वर्जन का मिथ मैं एक बारी बस्ट कर दूं। 1826 में मॉन्सोर एबेर करके एक यहाँ पर ट्रैवलर आए थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू इज टू मुस्लिम का रेशियो 1:6 है, 16% के तकरीबन मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद अंग्रेजों का जब
सेंसस होता 1920s में, तब वो पॉपुलेशन बढ़ के 1:4, मतलब 25%। दिस इज सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इस कंट्री में, वो अंग्रेजों के टाइम पे हुई है, मुगल टाइम पे नहीं। अगर मुगल तलवार के दम पर फोर्स कन्वर्जन्स कर रहे होते तो मालाबार में इतना मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होता जितना कि अभी है। मालाबार में सबसे कम मुगल रूल रहा, वहां पर क्यों इतना मुस्लिम मेजॉरिटी है? तो ये कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने तलवार के दम पर ये कन्वर्जन करवाई, इसका जीरो हमारे पास एविडेंस है। सोमनाथ का एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये जो बोला जाता है कि बार बार अलाउद्दीन खिलजी भी गए, औरंगजेब ने भी तोड़वाया, ये सब बिल्कुल गलत है। एक्सकवेशन हुई थी, एक्सकवेशन हुई थी 1951 में, 1951 में एक्सकवेशन हुई थी, 1951 में सोमनाथ पे, 1951 में मैंने आपके बीच में नहीं बोला था सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। 1951 में एक्सकवेशन हुई थी बीके थापर के अंडर सोमनाथ की। मैडम ये बहकावा नहीं चलेगा। मिले हैं 3 फेजेस मिले हैं। ओरिजिनल ठीक है, पता नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है बहुत सारी बातें आपके यहाँ पर फैक्ट के हिसाब से सही पता नहीं। जल्दी से आप जवाब दीजिए अनुमा जी की। बोले 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 आइडियोलॉजी नहीं चलने देंगे। पर्टिकुलर हम जैसे इतिहासकार भी मौजूद हैं, आपके किसका जवाब आप कह रहे हैं कि एक तरफा इतिहास पढ़ाया गया एक वक्त पर, चित्रा जी आप कह रहे हैं वन साइडेड इतिहास पढ़ा गया और पढ़ाया गया जी। हमने कहा बैलेंस्ड इतिहास पढ़ाएंगे दोनों साइड का लिख करके, इनकी तरीके से वन साइडेड नहीं करेंगे बता करके। मैंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया उसके ऊपर। आपके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे नेता थे? देश के पहले प्रधानमंत्री पूछ रहा हूं मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताइए इसका लेना देना क्या मुझे? नहीं आपसे मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, आप इतना ज्ञान करिए। एज एन हिस्टोरियन जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे नेता थे? ठीक थे, अच्छे थे मतलब बुरे थे? अरे मैं बोल रही हूं ये बोलिए वो नेता थे, उनकी कुछ पॉलिसीज अच्छी थी, हाँ तो उनकी अच्छी पॉलिसीज थी, उनकी कई अच्छी भी थी, बुरी भी थी, हर नेता की तरह। नहीं आप उनके हिस्टोरियन में नेहरू जी को कोट करना चाहता हूँ क्योंकि ये ऐसे हिस्टोरियन नहीं थे, सुनिए हिस्टोरियन नहीं थे, जयचंदो ने ही आज नेहरू जी हिस्टोरियन नहीं थे, मत बोलिए नेहरू जी हिस्टोरियन नहीं थे, क्लियर कर दूं, करूंगा रिलैक्स क्लियर कर दूं, घबरा रही हैं, हिस्टोरियन नहीं थे, घबरा रही हैं आप, हिस्टोरियन नहीं थे। हबीब की आप स्टूडेंट हैं, घबराइए मत। अरे मैं इरफान हबीब की स्टूडेंट हूं, रामिला थापर की किसी की भी स्टूडेंट। हां तो वो सर जी वो हिस्टोरियन नहीं थे, मैं प्राइमरी वो हिस्टोरियन नहीं है। अरे मैं कैसे घबरा रही है, ये क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए लोगों को। जब फ्रेंच डेलीगेशन ने नेहरू के आगे इंडियन हेरिटेज की तारीफ की तो नेहरू का मतलब जवाब ऑन रिकॉर्ड कि मैं जिस चीज को खत्म करना चाह रहा हूं उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मुद्दे पर प्लीज रुचिका को बोलने दीजिए। मैं इनको कोट करना चाहता हूं धीरे धीरे करके, ये घबरा चुकी है क्योंकि रुचिका प्लीज अपनी बारी में इनको बोलने दीजिए। इरफान हबीब को और आप जैसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। कोई बात नहीं, जवाहरलाल नेहरू देखिए ये क्या चिल्ला चिल्ला करके रुचिका प्लीज ऐसे ही फर्जी हिस्टोरियन की वजह से 70 साल तक इन्होंने हथियारों को पैक करा था। ऐसे नहीं हो सकती है, प्लीज 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 ऐसे नहीं हो सकती है डिबेट, ऐसे नहीं हो सकती है डिबेट, प्लीज 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 रुचिका ये तरीका नहीं हो सकता, प्लीज रुचिका ये तरीका ओके उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं हो सकता ना। ये एक सेकंड सर, आप एक सेकंड प्लीज रुचिका ऐसे नहीं हो सकता ना, या तो एक काम एक सेकंड सब प्लीज आप ही लोग बोल लीजिए फिर मैं चली जाती हूँ। अगर किसी को मेरी बात नहीं सुननी है फिर आप ही लोग बोल लीजिए, करवा लीजिए डिबेट, ये तरीका नहीं हो सकता ना। सड़क पे थोड़ी ना डिबेट हो रही है, स्टूडियो में हो रही है, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। चित्रा जी बोले क्या बोलना चाह रहे? अच्छे नेता थे नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं नेहरू जी के विचार कोट करना चाहता हूं औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब एक हत्यारा था, एक ऐसा हत्यारा जिसने जजिया लागू करा था हिंदुओं के ऊपर और बाकी सब धर्म के ऊपर, जिसके तहत जो भी मुसलमान नहीं होता था उसके ऊपर वो कर लागू करता था। ऐसा उसने प्राउड राजपूत को ऑफेंड करा था,
सिख गुरुओं को मारा था वो हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा था। ये नेहरू जी की राइटिंग पॉइंट नंबर 1। अरे आप क्यों घबरा रही हैं? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नेहरू जी की राइटिंग है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो लिखा है ये नेहरू जी की मैं पढ़ दूंगा, एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके। अरे कोई नहीं पढ़ा, ये लो अंग्रेजी में पढ़ दूं मैं। A bigot and an austere Puritan. He was no lover of art and literature. He was a pure bigot. He infuriated the great majority of this country by imposing the whole hatred jizya poll tax on the Hindus and destroying their temples. He offended the proud Rajputs who have been pops and pillars of the Mughal literature. He killed the proud Sikhs. This is Jawaharlal Nehru and Aurangzeb. और ये इरफान हबीब के स्टूडेंट यहाँ पे औरंगजेब को बैक करते हैं। महिमा मंडन औरंगजेब का, उसके खिलाफ उनको बोलना होगा। पॉइंट नंबर 2, औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर से 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े। तो अब ये लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं? सवाल खड़े किए हैं ना, प्लीज अनुमा जी का समय मैं आपको नहीं दे सकती, प्लीज आपको भी नहीं, रुचिका नहीं हो गए। इन्होंने मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप राइटिंग कोट करिए, मैं राइटिंग कोट करूंगा, फर्जी बातें बंद करिए। अरे उज्जैन के आसपास के 400 मंदिर तोड़ने क्या पढ़ के नहीं आती हैं आप? पढ़ के आइए आप आ जाइए। आचार्य को बोले आचार्य को दिखाइए, हत्याएं कर दी तो 4 लोगों को खाना खिला दिया तो हत्यारे की हत्या ठीक हो गई। आप जस्टिफाई कर रही हैं। अब मैं आपको बात हो जाए इसके बाद आप बोलिएगा। इनके अनुमा आचार्य की बात हो जाए, अनुमा आचार्य की प्लीज 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 आराम से अनुमा आचार्य की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा प्रदीप जी प्लीज। हो गई आपकी बात अनुमा जी प्लीज। अनुमा आचार्य आप स्क्रीन पर रुचिका नहीं दिखाई दे रही है। घबराइए मत, बिलबिलाइए मत। चित्रा जी, प्रदीप जी, चित्रा जी, प्रदीप जी रुचिका आप स्क्रीन पर नहीं, रुचिका जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, नहीं हो सकता है, एक सेकंड। अनुमा जी प्लीज व्यक्तिगत बहुत ज्यादा बोलिए प्लीज प्लीज, हो गई बोलिए आप बोलिए प्लीज प्लीज प्रदीप जी, रुचिका प्लीज, ये ऐसे नहीं हो सकता ना प्लीज। चित्रा जी मुझे लगता है, रुचिका जी प्लीज, मुझे लगता है एक बार अनुमा आचार्य की बात हो जाए। आप बहुत डिफेंड कर रही हैं, बोले प्लीज रुचिका जी, आप ही के पास। मुझे लगता है जिस तरह से चिल्ला रहे हैं लोग बाग, आप प्लीज एक काउंसलर को बुला लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आज भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रखी है सोशल मीडिया पे, और मेरा एक सवाल ये भी है कि जब आवर्त सारिणी पढ़ाना बंद कर देते हैं, जब डार्विन का विकासवाद को हम सिलेबस से निकाल देते हैं, तो झूठा सच्चा इतिहास क्यों पढ़ाना चाहते हैं, वो भी 300 साल के बाद? और उसका क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी कि आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे या नहीं गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, पर इसका आज के दौर से क्या लेना देना है? आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? हम अशोक की बात क्यों करें? बात हो जाए, बहुत देर से हम संजोगों की बात क्यों करें? यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी की बात पूरी नहीं होने देते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है, देखिए एक तो ये कि ये सारा इतिहास अपने तरफ से आप रचेंगे तो भी इतिहास बदलेगा नहीं, क्योंकि जो हुआ वही इतिहास कहलाता है। दूसरी चीज, आपको क्या हासिल होगा अगर वो खबर रहे या नहीं रहे दोनों केस में? तो आप अगर इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मुद्दा तो असल में अगर आप बोलेंगे कि लोहार वंश के राजा हर्ष, जिनका राजतरंगिणी में जिक्र है, उन्होंने तो देव उत्पाद विभाग खोल दिया था। क्या हम इस चर्चा को करने बैठे हैं अब कि इसने मंदिर तोड़े, उसने मंदिर तोड़े? जो राजा थे वो अपने समय में खत्म हो चुके हैं। आज का मुद्दा है वोटर लिस्ट का घोटाला। आज का मुद्दा है जज्बा हिंद कर रहा है शाहू जी महाराज प्रथम। अरे आपका स्टेटमेंट कांग्रेस का आया, उसमें बांग्लादेश के मुल्लाओं ने कहा जज्बा हिंद करेंगे, बंगाल बिहार लेंगे, आपकी कांग्रेस में हिम्मत थी स्टेटमेंट देने की। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, शाहू जी महाराज जो कि शिवाजी के पोते थे, शाहू जी महाराज प्रथम, वो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे। तो आप एक तरफ तो आप बातों को इधर ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ देश के मुद्दे हैं, उस पर बात करिए और चीखिए चिल्लाइए नहीं। आपकी बातें सही नहीं आप ज्यादा चीखती हैं सबसे, अपने को संभालिए, दूसरों को मत कहिए।
अपने को भी आईने में देख लीजिए। आप लोगों की भट पिटी हुई और जितने भी झूठ आज तक हुआ है तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया ने भी जो झूठ बोले हैं सारे कुछ सामने कांग्रेस तो सत्य की मूर्ति है भैया, कांग्रेस तो सत्य की मूर्ति है। सत्य के साथ बताओ चीन के साथ क्या संधि है तुम्हारी, बताओ ना जवाब दो। तुम्हारे लीडर ने चीन से क्या संधि की हुई है बताओ, बताओ क्या संधि कर रखी है। सत्य की मूर्ति है तो क्यों चुका रखा है आज तक तुमने। ये सत्यवादी कांग्रेसी है, ये सत्यवादी कांग्रेसी है। बताओ ना, बताओ ना चीन के साथ क्या संधि है तुम्हारी, बताओ। आपने अभी बोला तो बताओ चीन के साथ क्या संधि है तुम्हारी, दो जवाब। ये ना ये बात आप सत्य नहीं बोल सकते हैं। सत्य आप बोल सकते हैं, आप लोग परिवार एक परिवार के दास हैं आप लोग। आप झूठ सच बोलते जाएंगे क्या उसको जगह मिलनी हमारा चाहिए? एक बात को झूठ बता दो जो बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर। क्यों निकाली गई, इन सब का क्या जवाब देंगे आप? क्या निकाली गई? अपने लोगों को साइंस का जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उससे हटा के अरे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखी थी या नहीं लिखी थी वो बातें जो गिना रहे थे अभी ये बताइए। नेहरू जी की बातें किस तरह से लिखी थी, किस तरह से लिखी थी जान लेते हैं। औरंगजेब को संकीर्ण कहा था नेहरू जी ने। इस तरह की दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कोई इतिहासकार नहीं है और ना ही आपका भी कोई। अरे मैं क्या हूँ मुझे मालूम है, आप क्या है, आप एक प्रवक्ता है, पार्टी की प्रवक्ता है आपके। मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं, मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं। प्रवक्ता है एक बड़ी पार्टी की तरह से नहीं, ये बिका हुआ ये सब प्लीज सर, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता सर, प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता ना। वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है अपनी पार्टी की बात तो रखेंगे ना सर, ऐसे तो नहीं हो सकती ना डिबेट। पार्टी की डिबेट दूसरे को ना कहे ना। मैं बोल दूं, आपको कुछ नहीं कहा गया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण हटा के आवर्त सारणी क्यों हटाती है, डार्विन का विकासवाद क्यों हटाती है, गलत सही इतिहास क्यों पढ़ाती है। सीधा सवाल है, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। एक ही वाजपेयी जी, एक बार वाजपेयी जी बहुत देर से चुप है, बहुत 10 सेकंड में बोल लीजिए फिर वाजपेयी जी आ रही है। 10 सेकंड में आप खड़े ही नहीं तो फिर बैठेंगे नहीं, 10 सेकंड नहीं बोलेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ अशालीन बोलने पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बात की मैडम, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, नेहरू जी बाबर की मजार पे 1959 में गए कि नहीं गए, इंदिरा जी 1968 में गई कि नहीं गई, राहुल गांधी 2005 में गए कि नहीं गए। अगर आप सेक्युलर हैं तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन अभी तक क्यों नहीं किए? हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि आप हिंदू आतंकवादी कहते हैं, जो औरंगजेब के खिलाफ बोलता है। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करती है। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया के लिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आप मुस्लिम लीग के साथ में हिंदू संगठनों को कंपेयर करते हैं। क्या बात कर रही है मैडम? राहुल गांधी वियतनाम में वेकेशन पे गए, जब आ जाएंगे तो उनको पता चलेगा, डेटा पढ़ेंगे, साइंटिफिक टेंपर में आगे बढ़ चुका है। थोड़ा पढ़िए, का नाम आया है उसे आतंकवाद कहा जाएगा। कहाँ पे 26/11 आरएसएस की साजिश कह दिया था। भी है, हम उसकी बात करेंगे। आपकी तरह कुछ भी लफ्ज़ियाँ नहीं बोलनी आपका चाहिए। क्या औरंगजेब का मजार हटनी चाहिए कि नहीं आपके साथ? देखिए मैं औरंगजेब पे नहीं, मुझे बताइए वोटर लिस्ट आनी की नहीं चाहिए। अच्छा, अगर वोटर लिस्ट में घोटाले तो आपकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटका से रिजाइन कर देगी? सीधी बात है। वहां भी तो वोटर लिस्ट उसी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। अरे एक मिनट कुछ नहीं बोलती है, ये एक्सपोज हो चुकी है जनता। आप फ्रस्ट्रेटेड है, जनता ने आपका समर्थन नहीं दिया। वाजपेयी का सम्मान लीजिए, आपकी ठीक है। एक वाजपेयी जी को लेकर 1 सेकंड, अनुमा आचार्य जी 1 सेकंड मैम प्लीज प्लीज। आपने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। अब कांग्रेस के लोग मैम ठीक है, सोशल मीडिया पे बड़े सारे फेक न्यूज वायरल होते हैं, फिर हमें अपने वायरल वाले कार्यक्रम में दिखाना पड़ता है। क्या करें हमारे सोशल मीडिया पे वो भी देख लिया करें। ठीक है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी देख ले क्या आ रहा है। सिलेबस से हट गई है, ये डार्विन की थ्योरी सिलेबस में पढ़ के आया करो मैम। फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुके हो आप और आपके नेता राहुल गांधी। सच में ट्रोल हो गए। ये लो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि इंडियन एक्सप्रेस झूठा है। औरंगजेब और इतिहास पर डिबेट करने के इनको डिटेल कर रहा है कांग्रेसियों को हमेशा। एक वाई नाम का संगठन खोला था जो किताबें लिखता है, पूरा इतिहास। बात सुनिए ना अनुमा जी, नेहरू जी की अभी किताब में इन्होंने शब्दों का अरे नहीं भैया इंग्लिश में लिखा। नोट कर लीजिए, नेहरू जी आपके नेता थे ना, आपके नेता थे कि नहीं? कांग्रेस के नेता थे। अगर वो कंटेंट करिएगा लेकिन आप वाजपेयी जी जब
डिफेमेशन करिएगा दायरा हैं तो गलत लॉजिकल बात करिए। आपके नेता ने जब एडमिट किया औरंगजेब के बारे में जो बातें कही आपको माननी पड़ेगी, लेकिन आपको भाषा माननी को पड़ेगी। हिंदी में बदलते दूसरी बात समय सुनिए, शब्दों का गलत प्रयोग मत अरे करिए। बिल्कुल नहीं है, इतनी जितना सी बात पढ़ के कह रहे किताब हैं। का दोबारा सुना देते हैं। देखिए, लेकिन दूसरी बात ये चित्रा जी, कब्रिस्तान में जो कब्र दफन हो गई है, क्या उसको हटाया जा सकता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? जवाब है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अब व्यक्ति की आजादी का सवाल है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो करेगा। मुगल राज में था भाई, मुमताज की वो बहरामपुर से लेकर के 20 साल बाद आगरा ले आई। वो छोड़िए, और तंजानिया में भी है, फ्रांस में भी है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर किसी कब्र से कोई मुर्दा निकालना है तो कोर्ट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर वो स्थिति आएगी तो आएगी, कौन रोक लेगा? अगर कानून इजाजत देगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जरूरत है? कहीं तो आप आ गए उस बात पर। क्या जरूरत है? शुक्रिया। नहीं नहीं, एक वाजपेयी जी से ये सवाल है। जी जी बताएं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, आप भी तो वही बात कर रहे हैं ना। हमारी देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा जो इतिहास है वो इस बात की इजाजत भी नहीं देता है। मैं जल्दी से वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण, सर एक छोटा सा प्रसंग जिसका जिक्र करना जरूरी है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, विभीषण जब रावण के मर जाने के बाद बहुत व्याकुल थे, परेशान थे, क्या किया जाए। तो श्री राम ने उनको देखा और ये कहा कि जिंदा रावण के साथ मेरी शत्रुता थी, मर जाने के बाद अब उसके साथ नहीं है, तो आप पूरी परंपरा और पारंपरिक के हिसाब से आप उसका अंतिम संस्कार करें, ये सोचे बिना कि राम क्या सोचेंगे। तो सर ये भी तो सनातन ही सिखाता है ना। जवाब, ये सनातन की परंपराएं हैं। हाँ, सनातन की परंपराएं और मुगलों का इतिहास, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसने धर्म परिवर्तन कराया है और तलवार की नोक पे कराया है, मंदिर तोड़े हैं। तो अगर हम कंडेम कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है? हम अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। ये इतिहासकार हैं, इनके पास तथ्य हैं, अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उधर से दूसरी तरफ से भी बात आ रही है। आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार औरंगजेब की मजार को हटाने के लिए आ गया है, जैसा एक वक्त पर कांग्रेस की सरकार ने कई जगहों पर इस तरह के फेरबदल किए थे। जवाब है, अगर संविधान और कानून इजाजत देता है तो वो काम सरकारें कर सकती हैं। और इजाजत दिया तभी तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, ऐसे तो किया नहीं होगा। कांग्रेस ने किया, संविधान के साथ कुछ उदाहरण दिए थे कई जगहों के, 100 समथिंग। देखिए, आप इस चीज को पूरी तरीके से समझ लें कि व्यक्ति की आजादी को आप नहीं रोक सकते। नंबर 1, विचारधाराएं कम्युनिस्टों की अलग है, समाजवादियों की अभिव्यक्ति की आजादी है कार सेवा करने की। कार सेवा किसने कहा है? अगर कुछ बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कार सेवा के लिए, सिरफिरे लोग इस तरह की बातें करेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं उनको सिरफिरे कहूंगा। नीतीश कार सेवा कर रहे हैं, उसमें कितनी, उसमें कोर्ट की परमिशन। ये तेलंगाना के गोशामहल से बीजेपी के विधायक हैं, वो भी बजरंग दल का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया बताइए, उन्होंने तो बीजेपी नेता टी राजा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को चिट्ठी लिख दी है, हमारा पैसा एएसआई क्यों खर्च कर रही है देश के कानून के खिलाफ काम करने की किसी को इजाजत नहीं है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे एआईएमएम जो भी है वो कानून के हिसाब से काम क्या होगा। मैं इन बजरंग, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इन बजरंग वालों को मर्द तब मानूंगा ये जो कार सेवा करने की बात कर रहे हैं ना। अगर ये मर्द हैं तो जाके बांग्लादेश में बताओ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जाए सेना बना के और लड़े वहां पे जाकर। खाली राजनीतिक बकवास करने से बात नहीं बनती। अरे तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है ना, उठा के डालते इन लोगों को, हिरासत में लेते, कुछ नहीं किया। सवाल ये है कि जो इस तरीके की बोलेगा, ये चिल्लाना करना बहुत होता है, एक्शन में करके दिखाए ना बजरंग दल वाले, मैं मान जाऊं इनको, दिखाई करके जाए, लड़े हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका जवाब देंगे। क्या कर लिया इन्होंने? सर वो करके भी दिखा देंगे। क्या करके दिखा दिया इन्होंने? अयोध्या में हमने देखा ही था 6 दिसंबर बजरंग दल वाले थोड़ा थे वो, अयोध्या में करने वाले तो ये थे असली शिवसेना वाले थे। वो तो बार बार कहते थे शिवसेना बाल टेकने वाले, उदय भी किया तो हमने था, नाम क्रेडिट बीजेपी ले गई। बार बार स्टेटमेंट है उनके बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे के। क्या अयोध्या की प्लान तो हमने की थी, उसको जो तोड़ा है क्रेडिट इसका बीजेपी और आरएसएस। अब बाला साहब ठाकरे ने तो औरंगजेब को लेकर भी बहुत सारी बातें कही थी, और औरंगाबाद पहली बार अगर महाराष्ट्र मुंबई से बाहर अगर कहीं कामयाबी हासिल करती है बाला साहब वाली शिवसेना, तो वो औरंगाबाद ही था, और उनकी ओर से बहुत सारे बड़े बड़े बयान दिए गए थे। पहले भी यही आइडिया था कि सिर्फ बात हो रही है, और किसी ने नहीं सोचा था कि बात होते होते ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात करने पर ही कि आप हिस्टोरिकल साइट्स को डेसिक्रेट करेंगे, बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। और अगर ये कभी भी संवैधानिक हो गया
कि आप हिस्टोरिकल साइट्स डेसिक्रेट कर सकते हैं, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली केओटिक। क्योंकि मैंने जैसे अरे पहले किया ना, कांग्रेस के कितने किनारे थे आप, कांग्रेस ने भी तो किया हुआ है ना। बीजेपी करेगी ऐसा सही आंकड़ा पूरा दीजिएगा, एक बार इनको दिखाइए। 1978 के बीच में कांग्रेस ने 170 स्मारकों को एएसआई लिस्ट से डीलिस्ट किया था, तो क्या देश के अंदर दंगाए हो गए थे? जवाब दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप चिल्लाएंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, मैं जवाब दे। हाँ, तो हम भी अहिंसा की तरह कौन सा हिंसा हो गई? मैडम, हिंसा तब हुई थी जब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को आपके कांग्रेस के वर्कर्स ने चुन चुन के मारा था आजादी के बाद में। कौन सी हिंसा हो गई है? क्या कांग्रेस ने बहुत बेवकूफ बना दिया हिंसा के नाम पे देश का। आपने करी थी हिंसा आजादी के बाद महाराष्ट्र में वर्कर्स ने चुन चुन के मारा। चित्रा जी, कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने किया हो, इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ बहुत डेंजरस होती है। बाबरी मस्जिद किसी पार्टी की नहीं, क्या बोल रहे हैं मैडम? ये इसको सपोर्ट करें सीपीएम के सरकार को बता दीजिए आपने शुरू किया। सब एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। प्लीज अपने अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। लेकिन जो क्रूरता थी औरंगजेब की, आप उसको कैसे खत्म करेंगे? इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है ना। और एक क्रूर शासक को अगर इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा, जाकर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए जाएंगे, कहा जाएगा अब अबू आजमी ने शुरुआत की थी, उन्होंने शुरू किया, ये खत्म करना चाहते हैं। यही तो देश की पॉलिटिक्स है ना, कोई शुरू करता है, कोई खत्म करना चाहता है। अब इतिहास को अपने अपने हिसाब से बनाते और बिगाड़ते रहिए, लेकिन जो सच है उसे कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर क्रूरता का खत्म नहीं होता खाना इनका। चित्रा जी, ये औरंगजेब का डिबेट है, हिंदू मुसलमान पे कहा है। औरंगजेब की डिबेट हिंदू मुसलमान पर कहा हो गई अनुमाचार्य जी। नहीं 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 नहीं, हिंदू मुसलमान डिबेट कहा हो गई औरंगजेब पर। औरंगजेब पर मुसलमान हो गया, औरंगजेब पर डिबेट हिंदू मुसलमान कैसे हो गया मैडम? पूरे समय औरंगजेब का डिबेट हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? अरे इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, इसीलिए इतिहास की किताबें मैंने खुद पढ़ी है, बीए में मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैंने खुद पढ़ा है ना मैडम। तो अगर ये है कि आज क्यों चाहिए, इतिहास की किताबों को हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए। इसलिए बनाई जाती है कि लोगों का डिस्कोर्स सारा इतिहास संभाजी के बारे में, अगर संभाजी के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, संभाजी के बारे में अगर आप क्रूरता को एक क्राइटेरियन बना देंगे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में, तो पूरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ संभाजी को 40 दिनों तक बंदी बनाकर उनके साथ बर्बरता करके मारा था कि नहीं किया था? तो संभाजी कौन थे? संभाजी कौन थे? कोई आंसर वो प्रतीक है आदर्श के राजनीति के। एक बार में एक आदमी बोले, सब बोलेंगे। बहुत देर से रंगेश साहब की बात हो पाई है, प्लीज। बहुत देर से वो चुपचाप बैठे हुए हैं। कालान की राजतरंगिणी में हर्ष का वर्णन है 1089 से 1101 में हुआ था। वो बोलेंगे, मैं बोलूंगी। अरे औरंगजेब के बारे में सबको पता है, संभाजी के बारे में अगर बताया जा रहा है फिल्म के जरिए, दिक्कत किस बात की ओर है, बताया जाना चाहिए। ठीक है, प्लीज इनको बोलिए। बहुत देर से वो बहुत देर से रंगेश जी बहुत देर से आप ही के बगल दो लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, वो एक ही बार आ पाए हैं 1 घंटे के डिबेट में। प्लीज रंगेश साहब बताइए। चित्रा जी, जिस तरीके से जो है संभाजी महाराज के बारे में जो आरएसएस के गोलवालकर थे और सावरकर जी ने जिस जैसे जैसे शब्द बोले हैं, शायद मैं बोल भी नहीं सकता इस तरीके की बात की, मगर उनको ना गाली दी जा रही, ना उन पर कोई इतिहास में कोई मूवियाँ बनाई जा रही। जिस तरीके से आज प्रोपेगेंडा मूवियाँ छावा के नाम पर इस देश में लाई गई, फिर उसमें उनके जो डायरेक्टर उन्होंने माफी भी मांगी। तो मैं बताता हूँ, इतिहास तो नहीं है, प्रशासन क्या गलत है? अरे रुक जाओ, आप 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूं छावा कैसे प्रोपेगेंडा है। आप बोलने नहीं देते, आपके बीच में मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगी मैं छावा। 5 मिनट दीजिए, आपको बोलने आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बता दूंगी आपको छावा कैसे प्रोपेगेंडा है। अच्छा सुन लीजिए भाई, इतिहासकार हूं मैं। चित्रा जी, इतिहासकार हूं मैं। 5-6 पॉइंट मेरे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब के दरबार में जो थे, जो उच्च पदों पर थे, वो राजा जय सिंह थे,
राजा जसवंत सिंह थे, राजा रघुनाथ राव थे, उनके प्रशासन में तिहाई से अधिकतर मनसूबदार जो सेना और प्रशासनिक अधिकारी थे वे हिंदू थे, जो अकबर और शाहजहां के शासन में हिंदू। और दूसरा जो बार बार कहा जाता है कि मंदिर तोड़े औरंगजेब ने, मैं कह रहा हूं उन्होंने हिंदू मंदिरों को संरक्षण भी दिया। कुछ मंदिरों के नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, नाम जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर। उन्होंने काशी विश्वनाथ के लिए पुजारी को वेतन देने का भी आदेश दिया। कुछ इस्लामिक प्रथाओं पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने सिर्फ हिंदू प्रस्तावों पर नहीं बल्कि कुछ इस्लामिक परंपराओं पर भी रोक लगाई। और मुहर्रम के और उन्होंने जो हिंदुओं में एक बहुत बड़ी होती सती प्रथा, उसको भी उन्होंने खत्म करने का काम किया। जो धार्मिक प्रथा को किस ये कैसी बातें कर रहे हैं? जलाने पर रोक लगाई, आप जो जिस तरीके से प्रतिभाई बात करते हैं, आप जिस तरीके से किया था भाई, आप कौन ले जा रहे हैं? औरंगजेब ने सती प्रथा नहीं खत्म की थी, क्या बात कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने का काम किया। इतिहास मतलब गलत इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। मैं अपने बयान पे अभी भी कहा, उन्होंने रोक लगाई। मैं कह रहा हूँ रोक लगाई। आपको तो हर चीज का मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूं। आप ये इतनी देर से बकवास कर रहे थे, फालतू चीजों की बता रहे थे। हम बता रहे हैं, हमारे इतिहासकार ने बताया, जो बता रहे वो आपको अच्छा नहीं लगा। तो यही बात है कि आपका काम है कर लिया। मेरी बटल दीजिए, इन्हें एक इनका झूठ एक्सपोज करूंगा। जगन्नाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के पेज नंबर 282 के अंदर लिखा है 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर को ध्वस्त किया। ये कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर एक एग्जाम्पल है, एक हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ना एक एग्जाम्पल है। आपके जैसे जैनचंदों की वजह से औरंगजेब जो है ना, दूसरा देता हूं, सुनो। मसला आलमगीरी की किताब के पेज नंबर 249 में 1678 के अंदर औरंगजेब ने बीजापुर के मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई। बीजापुर के मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई। औरंगजेब का इतिहास किताब में पेज नंबर 285 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास का मंदिरों को तोड़ दिया। घबरा रही है ना? दो मंदिर को छोड़कर कश्मीर में सारे मंदिर तोड़े। औरंगजेब ने उसके बाद उन्होंने मूर्तियों को बोलेंगे, आप बताइए उसके बाद उनको बोला मूर्तियों पर मजबूत करो। उदयराज को देव उत्पात नायक का पद दिया, जिसको सैलरी तभी मिलती थी जब वो मंदिर तोड़ता था। भाई आप औरंगजेब करते रहते हैं। आप भाई आपको करने का आप खर्च करिए। हाँ, आपकी तो राजनीति चलती है ना सर, इससे आप तो करेंगे ही। आपकी तो राजनीति चलती है, इससे आप तो करेंगे ही। 232 में अहमदाबाद के पास यही मतलब होता है। आप चित्रा जी इनको क्यों नहीं बोलती है? हम क्या एग्जाम्पल नहीं देते? अरे रेफरेंस आप बैठ रहे हो भाई, रेफरेंस गिनाऊंगी, आपकी रेफरेंस खत्म हो जाएगी सर। चित्रा जी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि बोलना चालू हो जाते हैं। चित्रा जी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जगन्नाथ सरकार का एग्जाम्पल लेकर आए। हाँ मैं बिल्कुल, काल्हान की राज तरंगिनी है, वहां 1089 से 1101 के बीच में राजा हर्ष का वर्चस्व था। वो कहते हैं कि राजा हर्ष ने 2 मंदिर को छोड़ के कश्मीर में एक ऐसा मंदिर नहीं बचा था उन्होंने ना तोड़ा हो। उन्होंने देव उत्पात नायक का पद बनाया, जिसका मतलब होता है दैविक मूर्ति को तोड़ने वाला अफसर। उस इंसान को उदयराज नाम का इंसान था जिसको पद मिला था। उसको पैसे तभी मिलते थे जब वो मूर्तियां तोड़ता था। उसके बाद मूर्तियां तोड़कर, अरे प्लीज बोलने दीजिए, मूर्तियां तोड़कर उन्होंने उसको मड में लिपटाया पूरी मिट्टी में। उसके बाद साधुओं को बोला उसमें मलमूत्र करें। हर्ष को कोई नहीं जानता है, हर्ष को कोई नहीं जानता। औरंगजेब ने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा कि भैया बोला होगा मलमूत्र करो मूर्तियों पे। फिर भी औरंगजेब के गुणगान करिए ना, कि सीधे पढ़िए। औरंगजेब दूसरे का तरीका है। कोई रेफरेंस नहीं कोट कर पाई। अरे सारे के सारे रेफरेंस कोट कर पाया। मैंने नेहरू को कोट किया, ये एक्सपोज हो चुकी है। इरफान अभी ऐसे करते थे। अब मैं इनको मैं मसला आलमगीरी कोट कर रहा हूं।
आलमगिरी औरंगजेब ने खुद अपने सुनिए पढ़िए सुनो तो सही मेरा भी आलमगिरी पेज नंबर 249 पे औरंगजेब लिखते हैं कि उसने बीजापुर के सभी मंदिरों को आसपास तोड़ दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। फिर मैं आपको तीसरी रेफरेंस देता हूं, मिरात अहमदी पे किताब के पेज नंबर 232 पे चले जाओ। अहमदाबाद के पास एक सरसपुर शहर है, वहां पे मशहूर चिंतामण मंदिर आता है। ये भगवान गणेश का मंदिर था, इसको यहाँ पे लोग पूजा करते थे, इसको औरंगजेब ने तोड़ा। उसके आसपास सभी मंदिरों को तोड़ा, उसको मस्जिद में बदला। तीसरी बात सुनो, मुगल सम्राट, सुनो मेरी बात भाई, एक एक करके कर रहा हूं। मसला आलमगिरी के अंदर औरंगजेब ये लिखता है कि 2 रुपए मैं दूंगा हिंदू पुरुष को मुसलमान बदलने के लिए और 4 रुपए दूंगा मैं हिंदू महिला को मुसलमान परिवर्तित होने के अंदर। इसको जस्टिफाई कर रही है आप? कौन सा? इसको बता दो किसने जजिया लागू करा? जजिया कौन सा खोलो के झूठ बोलना इसका एक्सपोज हो चुका है। धर्म परिवर्तन कौन से? वो बहुत देर से नहीं बोले, कोई नहीं बोलेगा उनके बीच में, प्लीज। आलमगिरी में लिखा है उदय भान राठौर। एक बात आप लोग शुरू हो गए, प्लीज ऐसे नहीं हो सकता है। तीन डिग्री है मेरे इतिहास में। अरे भैया सारी आग लगे रहेंगे तब भी नहीं आप कर पाएंगे। प्लीज आराम से हटाने के लिए केंद्र सरकार अब पहल करेगी या महाराष्ट्र सरकार को लेकर आना चाहिए, यहाँ पर गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं जहाँ पर राजनीति खूब चल रही है। अभी तक मामला महाराष्ट्र का मामला है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ देश की जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है। सवाल सीधा सा है, क्या क्रूर शासक की महिमा मंडप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये महिमा मंडप बंद कर दे तो मामला यहीं ठप हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह से डिबेट करेंगे, क्योंकि इनके तो वो है नहीं जो पूज्य, वो तो उसको मानते हैं, लेकिन अपना अपलत्व तो नहीं दिखा सकते उसके बारे में, उसको माला तो नहीं बचा। ये जो अबू आदमी है, इन्होंने क्यों इस तरह की वकालत शुरू की? सवाल इस बात का है। और जब आपने स्टेटमेंट दी है तो उसका रिएक्शन भी आएगा। रिएक्शन में ये कह रहे हैं कि अगर कानून नहीं, एक सेकंड स्टेटमेंट दी और वापस भी ले ली। उसके बाद ओवैसी जो चर्चा है वो भाजपा लगातार करवाना चाह रही है। उसके बाद ओवैसी पता तो चले कि कौन किस मानसिकता से यहाँ पर ग्रसित है, पता तो चले। औरंगजेब का महिमा मंडन अगर एक नेता की ओर से भी किया जाएगा, पता तो चले कि औरंगजेब कौन था। हम इतिहास इसीलिए तो पढ़ते हैं, लोगों को बताएं। संभाजी पर कोई फिल्म आई है, आप उसको फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन संभाजी को लेकर महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है उसको कैसे कुछ लेंगे आप? सावरकर ने जो उनके बारे में कहा, संभाजी महाराज के बारे में, संभाजी के बारे में चर्चा से क्यों भागना? चर्चा से नहीं भागते हैं, इतिहास छोड़िए। और एक सेकेंड सर, काशी विश्वनाथ मंदिर जब उसने तोड़ा उसके बाद कब उसका जीर्णोद्धार किया गया? आप बताइए। काशी विश्वनाथ अभी जो ज्ञानवापी है, जिसको लेकर देश में एक अलग तरह का माहौल है, वहां पर भी खुद वाराणसी में आप जाकर वहां पर देखेंगे, अगर भीतर मंदिर की चीजें हैं जैसा कि एक पक्ष दावा करता है, तो वो बातें डिस्कशन में तो होनी चाहिए ना। हम हर चीज छिपा ले जाने में विश्वास करते हैं, सब कुछ छिपा ले जाओ, सब कुछ छिपा ले जाओ। वाराणसी में छिपा ले जाने से थोड़ी ना चीजें हल हो जाएंगी। एक मंदिर बनाने के लिए वाराणसी में ना जाने कितने मंदिर तोड़ने, अरे वो एक मंदिर नहीं है, ये भी वो काशी एक मंदिर नहीं है, मंदिर तोड़ दिए वहां। वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, वो एक मंदिर नहीं है। उसको एक मंदिर के तौर पर मत देखिए आप। तो उसके लिए आप बाकी मंदिर तोड़ देंगे? आप प्राचीन मंदिर तोड़ दिया आपने, ना जाने दिल्ली में आप कैसी सरकार है? इनको मालूम भी है कुछ इनके लिए काउंसलर बुलाइए। किस तरह से आंख बंद करके चिल्ला रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कौन सी भाषा है। अपने देश के लोगों के लिए जयचंद कह रहे हैं, सब जानते हैं। बीजेपी के लोगों ने देखिए, आप चिल्लाइए मुझे फरियाद करनी पड़ेगी कि काउंसलर आना चाहिए। इस तरह से कोई चर्चा होती है क्या? देखिए जयचंद कह रहे हैं पारिवारिक दास्तां बहुत कर दी आपने, अंग्रेजी देख ली क्या होती है पारिवारिक दास्तां। अंग्रेजों से पेंशन खाई, जिन्होंने तिरंगा नहीं लगाया, वो बात करते हैं। अंग्रेज को पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया?
और लेडी माउंटबेटन क्या लगती थी जो नौसेना का जहाज में जाएगा उसके मरने में फूल चढ़ाने के लिए नेहरू ने जरा बता दो लेडी माउंटबेटन क्या चाची लगती थी। चर्चा करिए, चर्चा करिए, आइए चर्चा करिए। माउंटबेटन को पहला आप ही इतिहासकार हैं, अरे बताइए ना क्या तरीका है अंग्रेज माउंटबेटन को क्यों बनाया गवर्नर जनरल? अंग्रेज कर रही है जबरदस्ती की बात है। अरे बेशर्मी आप लोगों की है। हर कांग्रेस को हत्या को बचाएगी, बार-बार बीजेपी को हर कांग्रेस की हत्या को बचाएगी। सब जानते हैं ये जयचंद कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अपनी देश की दूसरी। अरे जयचंद राहुल गांधी है जो देश की बदनामी करता है बाहर जाके। देश के जयचंद बिल्कुल जयचंद है, जितनी उसका बटन दबाता है उसके जितपिट का लगा हुआ है। पैसों का भ्रष्टाचार करते सोरोस के एजेंट बोल रहे हैं बैठ करके यहाँ पे, ये सारी शर्मिंदगी सोरोस के टूल किट बोल रहे हैं बैठ करके यहाँ पे। ये सारा कुछ करके मुद्दे हटाना चाहती है। अरे मुद्दे तो तुमने हटा रखे, चुनाव में मुद्दों का जवाब मिल गया। तुम्हें गड़बड़ी से हम स्यापा रोज करते हो बैठ करके, बाबर ले आइए, शादी पीट पीट के स्यापा करते हैं आप लोग। अनुमाचार्य जी, अनुमाचार्य जी, अनुमाचार्य जी, सर प्लीज सर एक सेकंड प्लीज प्लीज आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज सर हो गया, कपिल जी हो गए आपकी अरे जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? अरे जयचंद का इतिहास में वर्णन है। हाँ तो वही सावरकर भी था ना, 60 रुपए बैठिए 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 आराम से प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। ये प्लीज प्लीज आप कैसे करेंगी मैं डिबेट? कैसे करूंगी मैं डिबेट? औरंगजेब इस तरह की लफंगाई को आप लफंगाई कर रही है मैडम। वीर सावरकर को बोलने की हिम्मत मत करिएगा। आपकी इंदिरा गांधी ने उनको वीर कहा था, आपकी इंदिरा गांधी ने उनको वीर कहा था। आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है, आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है क्या? आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है, आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है। अगर आप सही है इंदिरा गांधी सही है, मैं वीर सावरकर का अपमान नहीं लूंगा। वीर सावरकर का एक व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है और क्या कर रहा है, उंगलियां दिखा रहा है। सबका ऑडियो, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरा ऑडियो जा रहा है, सिर्फ मेरा ऑडियो जा रहा है, सिर्फ मेरा ऑडियो जा रहा है। अनुमाचार्य जी जैसे यहाँ पर इधर 3 लोगों को बिठाया है वैसे इधर भी 3 लोगों को बिठाया है। मुझे तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। मेरी सारी रिसर्च ऐसा लग रहा है धरी की धरी रह गई है। मेरी तो खुद ही बारी नहीं आ पा रही है और आप बार बार जो ये जो मीडिया पर और वोटर लिस्ट को लेकर, मैम सुनिए अनुमाचार्य जी, अनुमाचार्य जी ठीक है, इधर से भी हुई है, दोनों ओर से हुई है, प्लीज दोनों तरफ से हुई है, दोनों ओर से हुई है। आपने भी एक सेकेंड सर, लफंगाई शब्द का इस्तेमाल तो अनुमाचार्य जी पहले आप ही ने किया। सर प्लीज, कपिल साहब प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता ना, किसका बीपी बढ़ा हुआ है किसका, वो स्टूडियो में चेक नहीं होगा प्लीज। अनुमाचार्य जी दोनों ही तरफ से हो रही है, दोनों ही तरफ से। अनुमा जी देखिए अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं और फिर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। आप बात करें, नहीं आप बोलिए। चर्चा को चर्चा की तरह तो रहने दीजिए, किस लिए कोई चिल्लाने लगता है दूसरों पर? अपनी बात रखिए ना, हम भी अपनी बात रखने आए हैं। चर्चा का लेक्चर नहीं चाहिए, ये देखिए समझे? नहीं चाहिए आपसे चर्चा का लेक्चर, आपसे ज्यादा सभ्य है, आपसे ज्यादा सभ्य है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सारे लोगों को डाउन कीजिए, एक सेकंड। औरंगजेब पर आते हैं, औरंगजेब पर आते हैं, औरंगजेब पर। औरंगजेब मैम, वोटर लिस्ट के लिए ना आप अपने 100 सांसदों का इस्तीफा करवाइए और कहिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है बीजेपी, इस्तीफा दिलवाइए तेलंगाना से, हिमाचल प्रदेश से, और उसके बाद आप जाइए। मीडिया विपक्ष का साथ या सत्ता पक्ष का साथ देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, मीडिया जनता का साथ देने के लिए बैठा हुआ है, मीडिया जनता का साथ देने के लिए बैठा हुआ है। मीडिया आप देखिए उस मुद्दे पर जब आप उठाएंगे तो फिर बात करने के लिए तैयार है। बात क्या नहीं है, जनता के मुद्दे, मैंने ये तरीका नहीं, कई बार डिबेट हो चुकी है वोटर लिस्ट पर, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल जनता का मुद्दा है, आपको नहीं लगता होगा, बिल्कुल जनता का मुद्दा है, बिल्कुल जनता का मुद्दा है। औरंगजेब मेरा फुल फ्रेम काटे, यहाँ पर नहीं हो सकती डिबेट ऐसे। वोटर लिस्ट पर जब डिबेट करनी है तब आप लोग कुछ और विषय ले आते हैं, औरंगजेब पर डिबेट करनी हो कोई और विषय लेकर आते हैं। ये तो बिल्कुल प्लीज अनुमाचार्य जी, व्यक्तिगत टिप्पणी पत्रकार पर नहीं, ठीक है? तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, व्यक्तिगत टिप्पणी चुनाव के दौरान हम लोगों पर खूब की गई थी। पब्लिक के बीच जाइए, बताइए कि वोटर लिस्ट बीजेपी गड़बड़ कर रही है, जनता सड़क पर उतरिए और उसके बाद उनको घेरिए।
जनता वोट करती है, पत्रकार वोट करवाने नहीं जाता है किसी को। और व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है कम से कम पत्रकारों पर नहीं करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है, लाइव डिबेट है। औरंगजेब पर आती हूं। मैम प्लीज। अनुमा आचार्य जी, मैं रोक रही थी, अब आप भी, आपने लफंगा आपने बोला ना, लफंगाई करने के लिए आप भी अपने शब्दों, अगर आप एक मिनट मैम, अगर आप अपनी भाषा को मर्यादा में रखती, मैं उधर वाले को बाहर कर देती, मैं बिल्कुल प्रदीप भंडारी को बाहर कर देती, लेकिन दोनों लोग जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जुबान पर लगाम खुद लगाइए, अपनी जुबान पर लगाम खुद लगाइए। एक सेकंड, औरंगजेब पर वापस लौटते हैं। भारत में जिसने कठोर शरिया कानून लागू किया, जजिया कर लगवाया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, इतिहास में इसके प्रमाण हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का कई बार अपमान किया, यातना देकर छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिनों तक जिनको यातना दी गई और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जिसने हत्या की हो क्रूरता के साथ, अपने पिता शाहजहां को जिसने आगरा के किले में अपने पिता को, एक वो श्री राम थे जिन्होंने अपनी गद्दी भाई के लिए त्याग दी, और एक औरंगजेब जिसको लेकर इतना ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है, अपने पिता को जिसने मार दिया था, अपने भाइयों को जिसने मरवा दिया था और फिर उसको घुमाया गया अलग अलग सड़कों पर। उस औरंगजेब की जब हम वकालत करते हैं ना, तो सवाल पूछना चाहिए, अपने पिता के साथ इतनी क्रूरता कौन कर सकता है सत्ता के लिए? इसीलिए श्री राम का उदाहरण दिया जाता है। गद्दी छोड़कर 14 सालों का उन्होंने वनवास झेला था, और बैठकर हम औरंगजेब की वकालत करते हैं। बोलिए अनुमा जी, और प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी में बात ही नहीं कर रही हूँ। ये तो मुद्दा बीजेपी का लाया हुआ है, मुद्दा तो वोटर आईडी का। अरे अबू आजमी का लाया हुआ है, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के। ये कोई सारे मुद्दे होते हैं, ये तो सब आप इतिहास में पढ़ चुके हैं ना, जो आप बता रही है उसकी क्या जरूरत है? इमरान मसूद आपके सांसद ने बोला था, खूब तारीफें की थी भाई, उनकी खूब तारीफें की थी। औरंगजेब आज अखंड भारत का प्रतीक था औरंगजेब, आज भारत सांसद है, देश में उन्होंने बोला था। औरंगजेब के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजगार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजगार आप आराम से रहिए, मुझे दुखद लगता है कभी आप मुंबई पे कोई एक्शन नहीं ले सकती, मेरा सिर्फ इतना कभी बांग्लादेश को घुसवाती है, कभी रोहिंग्या को घुसवाया, कभी आप उंगली पर टिप्पणी कर रही हैं, कभी आप डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही हैं, फिर कह रही हैं बदजुबानी उधर से हो रही है। ये क्या बात हुई अनुमा आचार्य जी? वायु प्रदूषण में हम सबसे आतंकियों को लाते हैं यहाँ। मुद्दा ये है कि कुश्ती महासंघ को दोबारा बहाल कर दिया गया। जैन टेक्स्ट के दो एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक ब्रह्म विलास करके जैन टेक्स्ट है, अराउंड 1700s में लिखी गई थी, और एक पंचविशिका पद्मानंदी करके है, अराउंड 1670s में लिखी गई थी। दोनों में एक ही बात कही गई है कि औरंगशाही नालंदा, औरंगशाही जो किंग है, उनके सानिध्य में सबसे ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस। आप जाके चेक कर लीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए, आप कोई भी, दोनों मैंने किताबें कोट कर दी है, और वो कहते हैं वो सबसे रिलीजियस टॉलरेंट रूलर, उनके टाइम में हमने ये किताब लिखी, हमको ग्रांट मिले, हमने जैन धर्म के बारे में किताब लिखी। आप कोई भी जैन धर्म की किताब उनके समय में उठा के देख लीजिए। ठीक है, वक्त कम है, जल्दी से आप मर्चेंट कम्युनिटी जब सप्लाई दे रही थी औरंगजेब को, आपकी बारी हो गई, आपकी बारी हो गई, आपकी बारी हो गई। मर्चेंट कम्युनिटी जो सप्लाईज करते थे औरंगजेब को, रसद देते थे फौजों को, उनके लिए ये चीज की गई वहां पे। दूसरी बात, इनसे पूछिए जसवंत सिंह का जोधपुर वाले का मर्डर किसने करवाया? जो मैंने म्यूजिशियंस का आपको एग्जांपल दिया वो किसने किया? आप ही बता दीजिए, टाइम नहीं है ना। मैं औरंगजेब ने मनु सिंह को क्यों नहीं कोट करती? इन्होंने इतने ग्रंथ कोट कर दिए, एक बार इनके मुंह से मनु सिंह नहीं निकला है। चंद्रभान ब्राह्मण को क्यों नहीं कोट करते? बर्नियर नहीं निकला इनके मुंह से, उनसे बढ़िया ये पार्टी लाइफ लेके आएगी, इतिहास की बात नहीं करेगी। चंद्रभान ब्राह्मण ने तो देखा ना, एक साइड पे आएगी, इनके मुंह से एक जाति नहीं निकलेगी कि औरंगजेब ने, एक जाति नहीं निकलेगी। और मैं मानता हूँ अपनी बारे में आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, ऐसा नहीं हो सकता, आपने बोल लिया है, आपने बोल लिया है। अरे भाई सीधे साधे अपना परिवर्तन करिए और जाके जिहाद करिए, हमारा बेस को बनाना मत करिए। ये तो कोई बात नहीं सकती। कमेंट जल्दी से, इस तरह की एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आज इनको देखा दिया कि काफिर जाग उठा है, व्यक्तिगत टिप्पणी आज काफिर व्यक्तिगत टिप्पणी हमारे काशी या फिर बीच में बोलना चालू हो गई।
औरंगजेब ने हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़, फिर ये बीच में बोलना चालू हो गई, फिर ये बोली, ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका रुचिका शर्मा, ये तरीका रुचिका शर्मा, ये तरीका नहीं हो सकता है, रुचिका जी ये तरीका नहीं हो सकता है, रुचिका शर्मा ये तरीका नहीं हो सकता है। ये जयचंद बैक कर रही है, इन्होंने रजत रंगीनी तब लिखी गई थी जब औरंगजेब आया ही नहीं था। ये इनका झूठ देखिए, ये रजत रंगीन को कोट करती है तब लिखी गई थी जब औरंगजेब आया ही नहीं था। लोग हैं आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर औरंगजेब नाम का ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ना बार बार एक कहावत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है रुचिका शर्मा थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। वाइंड अप हो गई हैं आप, और यहाँ पर झगड़ा करने के लिए, ठीक है, आप ही बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये बात भी तो नहीं माना जा सकता ना। कपिल जी प्लीज, इधर भी नहीं प्लीज, ये शब्द नहीं, ये क्या जयचंद शब्द प्लीज। प्रदीप जी ये बहुत गलत बात है, वक्त इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर अब औरंगजेब वाला मामला कहां पर जाकर किस रूप में खत्म होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही साथ देश की सियासत भी औरंगजेब के नाम पर गरमाई हुई है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम अबू आजमी ने किया था, खत्म कौन करेगा, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।